हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 जो है फर्स्ट ईयर का, जिसका नेम है मोशन एंड फोर्स। तो मोशन के रिलेटेड कुछ बातें आपको पहले भी पता है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो बी कायनात के अंदर चीज़ है वो इन स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है, रेस्ट की हालत में कोई चीज़ भी नहीं है। जैसा कि आपने पढ़ा भी हुआ है कि एक एटम है, पढ़ा हुआ है आपने, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइडों पे इलेक्ट्रॉन, और ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं। इट मीन्स के सबसे छोटे पार्टिकल एलिमेंट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन इन स्टेट ऑफ मोशन है। और दूसरी चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि जो एटम्स हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो एटम्स हैं वो भी अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी यूनिवर्स का सबसे छोटे पार्टिकल से लेके बड़े से बड़े पार्टिकल तमाम इन स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है। नहीं, अर्थ की बात करें तो वो भी इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन है, सन की बात करें तो वो भी। अब देखें, जो चीज़ हमें क्लियर हुई है मोशन से कि कायनात के तमाम जो मामलात हैं वो हरकत की बदौलत ही कायम दायम हैं, ठीक हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले हम मोशन को एक्सप्लेन करते हैं कि मोशन है क्या। इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई बॉडी अपनी जगह तब्दील करता है, चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है उस बॉडी को, देन द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन की हालत में है या स्टेट में है। मोशन मीन हरकत, ये मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, क्यों हरकत को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हरकत मीन कि अगर कोई बॉडी किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो इन स्टेट ऑफ मोशन होगा। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, मूविंग बस। अगर हम खड़े हैं रोड के किनारे तो और वहाँ से बस गुजरती है तो हम कह सकते हैं कि जो वो बस थी वो इस स्टेट ऑफ मोशन है। फुटबॉल पड़ा हुआ उसको किक लगाते हैं, बॉल है टेनिस तो उसको हिट करते हैं बैट से, तो वो सारी जो ये सूरत बनेगी वो इन स्टेट ऑफ मोशन बनेगी, ठीक है। बॉल हमारा या फिर फुटबॉल जिसको हमने किक लगाई वो मोशन में होगा। ये इसके एग्जांपल हैं। अच्छा, मोशन का उलट होता है रेस्ट, वो इसका बिल्कुल उलट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेस्ट इसका उलट है। और इसमें यही होगा, अगर कोई बॉडी किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट होगा, ठीक है। जैसे कि बुक लाइंग ऑन द टेबल, ग्लास लाइंग ऑन द टेबल, तो ग्लास अगर टेबल पे पड़ा हुआ है तो वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट होगा। ये मोशन के साथ जो ऑपोजिट टर्म है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रेस्ट क्या होता है। अच्छा, उससे आगे चले तो डिस्टेंस होता है। यहाँ पे तो सारे आपके चैप्टर के अंदर सीधा डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है ना, तो डिस्टेंस लेट्स के हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है, किसी भी एक सिटी से दूसरी सिटी में। तो हम किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी गाड़ी की डायरेक्शन, जो मोड़ आते हैं उनकी वजह से क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो वो जो हम सारे का सारा फासला तय करते हैं वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो डिस्टेंस मीन क्या होगा कि एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी। तो सारे का सारा रास्ता जो किसी बॉडी ने फॉलो किया हो वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ हम जो टर्म एक्सप्लेन करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट है, ये भी उसी से मिलती जुलती है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ जो डिफाइन है उसको देखते हैं, द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर कोई बॉडी हमारी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जाती है तो वो सारे का सारा जो फासला कवर करेगी उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और ये इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे उसने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और पोजीशंस। लेट्स से आप एक सिटी से दूसरी सिटी में गए हैं तो जो उन दो के दरमियान स्ट्रेट लाइन आप खींचेंगे तो वो जो डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी हमने लिया, एक्स वाई एक्सिस सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ले लिए। फिर हमने कहा कि हमारा कोई भी बॉडी जो है वो पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जाता है, ठीक है। नहीं तो एक तो ये है कि वो कर्व रास्ते के अलोंग कर्व पाथ पे जाए, एक तो ये कि वो शॉर्टेस्ट सीधा सीधा चला जाए। तो देखें,
अगर वो दो के दरमियान बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करें तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसको डी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये देखिए ए और बी के दरमियान ये जो डॉटेड लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट को जाहिर कर रही है, और जो कर्व लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट को जाहिर कर रही है, ठीक है। r1 और r2 इसके पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। नहीं तो वेक्टर है तो इस पे वेक्टर नोटेशन भी लिखेंगे, ठीक हो गया। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, या सबसे पहले यूनिट देख लें। ऐसे यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर और डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर है, ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन में करते हैं, कंसीडर अ बॉडी मूव अलोंग अ कर्व, कोई बॉडी है अलोंग कर्व मूव करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब देखें आपको फिगर में भी नजर आ रहा होगा, r1 ए पोजीशन, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और r2 पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसके बाद देखें अगर हमने बी पे जाना है ओरिजिन से तो इसका मतलब है कि r1 प्लस बी करेंगे तो हम बी पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह कि हमने यहाँ पे बी पे जाना है और ये है आपका पॉइंट ए और ये है ओरिजिन, तो ओरिजिन से ये वाला फासला r1 और प्लस डी। इसका मतलब है कि अगर r1 प्लस डी किया जाए तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, पॉइंट बी पे, जिसको हमने जाहिर किया हुआ है r2 से। इसका मतलब है कि r2 हम लिख सकते हैं। बात समझ आ गई होगी आपको कि ये जो इधर फिगर बनी हुई मैंने बना दी है, अगर ए और बी पॉइंट हो और इधर आपका ओरिजिन हो तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का फासला ऐड करें तो ये वाला आएगा आपका। तो ये लिखा हुआ है r1 प्लस डी इज इक्वल टू r2। तो हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है तो r1 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो d इज इक्वल टू r2, ये प्लस r1 था इधर आके माइनस हो जाएगा, r1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये था कि आपने इसको कैसे आपने डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। फिर इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, तो टोटल लेंथ या फिर आप कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लाइन। जितनी इस लाइन की लेंथ होगी वो उसकी मैग्नीट्यूड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड कहलाएगी। एक और चीज है, अच्छा नोट, इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता है देन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल और कोइंसाइड्स। वो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता है, मतलब कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर जाता है, तो इसका डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ही होगा। एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे और डायरेक्शन भी सेम होगी। तो इसमें आगे फिर हम देखते हैं, हाँ इसमें एक और चीज भी है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। ये भी आपने बात याद रखनी है। नोट, अब हम करेंगे इसके आगे जो टर्म है वेलोसिटी को एक्सप्लेन। देखें एक बात है कि जो जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट को, एक बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो ऑफ कोर्स वो कुछ टाइम भी लेगा। अगर हम इन दोनों की रेशियो लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वेलोसिटी आ जाती है, नई टर्म आ जाती है, और ये 9th की फिजिक्स में आपने इन डिटेल स्टडी की हुई चीजें। अच्छा वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा होगा तो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा, वो नई टर्म में हमें देगा वेलोसिटी। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, देखें डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है और जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही वेलोसिटी की होगी। इट्स डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन के जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा d उधर ही हमारी वेलोसिटी भी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला, जो डिफाइन है हमने लिखी है उसी के मुताबिक हम फार्मूला भी लिखेंगे। वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फार्मूला बनेगा वेलोसिटी v वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में ओवर टाइम, क्योंकि टाइम स्केलर क्वांटिटी है, v इज इक्वल टू d ओवर t, ये इसका फार्मूला लिखा जाता है, आपने हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है आप इसका यूनिट आपने कैसे लिखना है। आप देखें डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमने क्या पढ़ा है, मीटर, क्या पढ़ा है, इस फार्मूला से हमेशा यूनिट लिखते हैं, मैंने इधर लिखा भी हुआ है, मीटर को स्मॉल m से जाहिर करते हैं डिवाइडेड बाय टाइम का ऐसे यूनिट क्या होता है सेकंड, तो आंसर क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर ओवर सेकंड, स्मॉल m, ठीक हो गया।
तो ये था हमारा यानी कि आज का जो टॉपिक का पहला पॉइंट है कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, तो ये इसका फार्मूला है। जी नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो एवरेज वेलोसिटी है। जिस तरह हमने वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया है उसी तरह एवरेज वेलोसिटी को करेंगे। एवरेज वेलोसिटी इस तरह से आ सकती है कि अगर हम या कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसकी जो टाइम और डिस्प्लेसमेंट है कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है और लास्ट टाइम फिर उसकी एवरेज ले लेंगे। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय अ बॉडी या द टोटल टाइम टेकन टू द कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टोटल और टोटल टाइम जो लिया गया है और डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उसकी रेशियो ली जाए तो वो क्या कहलाती है, एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखें कि आप देखिए जरा कि अगर हम डेल डी को रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया है, इफ अ बॉडी डेल डी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम डेल टी देन, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जिस तरह वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम था, अब एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर एवरेज टाइम होगा या टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होगा। तो डेल डी ओवर डेल टी लिखा तो ये इसका फार्मूला बनेगा। अब इसके डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं इसी फार्मूला से। पहले चैप्टर में इन डिटेल आपने स्टडी किया था कि डायमेंशन कैसे लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन m कैपिटल M होता है मीटर के लिहाज से और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T होता है। तो m ओवर t आएगा फार्मूला से और इसको mt माइनस 1 लिख लेंगे, ऊपर लिख देंगे t तो t की पावर -1 हो जाएगी। ये था हमारा इसका ये डायमेंशन कैसे लिखना है। अब लिमिटेशन क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी की, ये जो VAB लिखा हुआ है ये एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल अस दैट द मोशन इज स्टेडी और वेरिएबल। वो हमें ये नहीं बताता कि हमारी मोशन एक जैसी है या वो तब्दील हो रही है। स्टेडी मीन बिल्कुल एक जैसी और वेरिएबल मीन तब्दील होना। एंड द पाथ इज स्ट्रेट और कर्व, और एवरेज वेलोसिटी हमें ये भी नहीं बात बताती कि जिस रास्ते पे बॉडी मूव कर रहा है वो रास्ता स्ट्रेट लाइन में है या कर्व है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन दो है, आपने याद रखनी है। यूनिट एंड डायरेक्शन, यूनिट जिस तरह इसका मीटर और इसका सेकंड, मीटर पर सेकंड आ जाएगा बिल्कुल, तो ये निकाल लेंगे मीटर पर सेकंड यूनिट लिख लेंगे और इसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ही होती है। तो इस टॉपिक में देखिए हमने स्टडी क्या किया। जिस तरह स्टार्ट में हमने देखा कि डिस्टेंस क्या होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, फिर हमने वेलोसिटी की बात की और फिर उसी के आगे हमने एवरेज वेलोसिटी की बात की। और इस तरह एक और टर्म है जो पोजीशन होती है, वो स्पेसिफिक ओरिजिन के लिहाज से किसी भी बॉडी का जो लोकेशन है उसको हम उसकी पोजीशन कहते हैं। और 9th की फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है आपका काइनेमैटिक्स, उसके अंदर ये सारी चीजें इन डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।